हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। देखो, साइंस है, अनसॉल्व है 2022 वाला, यानी पिछले साल जो हुआ था। और सेट नंबर 1 था इसके विज्ञान और रसायन विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का हमने आपको बता दिया था। लेकिन जीव विज्ञान पे हमने हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का इसका आंसर मुझे नहीं आता। ख़ासतौर से इसमें जो लास्ट में दिया जाता है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, मेंडल के नियमों का एक एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, ना मुझे समझ में आता है, ना मैं समझा पाता हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो मैं पढ़ के सुना भी सकता हूँ, लेकिन ये इतना लंबा रहता है कि ना सुनाने में भी डर लगता है। खैर, डरने वाली बात ख़त्म हो चुकी है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर करते हुए चलेंगे। चल ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख पाते हैं कि क्या दिया गया है। मनुष्य के वृक्क जो होते हैं एक तंत्र का भाग होते हैं जो संबंधित है। क्या वो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है यार, उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क मतलब होता है गुर्दा, या फिर किडनी होता है जो निकालता है भी, पेशाब यहीं से साफ़ होकर बाहर निकलता है ना, ठीक है। तो यहीं पे काम आता है। ओके, तो अगला वाला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्लोरोफिल ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है। उपरोक्त सभी लगाएंगे, ठीक है। स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसमें उपरोक्त सभी लगाएंगे। ग वाला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसका होता है, किसका मतलब होता है? मुकुलन का मतलब देखो यार, जैसे हाइड्रा में होता है एक छोटा सा थोड़ा सा कली जैसे हाइड्रा ऐसा लंबा सा होता है, इसमें एक छोटी सी कली से जहाँ निकलती है, धीरे धीरे ग्रोथ होते होते वो टूट जाती है फिर, और नया जीव बन जाता है। इसी को मुकुलन कहा जाता है। तो इसमें हाइड्रा तो दिया नहीं है, पर जो इसमें यीस्ट है, यीस्ट जो भी ईस्ट हम कह लेते हैं, यीस्ट जो है दूसरा वाला विकल्प, ये सही जवाब है। मतलब ये भी यही मुकुलन द्वारा करता है। अगला है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश माने डिब्बा, पराग माने पराग वाला डिब्बा, पराग दूध वाला नहीं। पराग मतलब पराग पनीर, पराग वाला नहीं। कुल मिला के पराग कोश माने जिसमें पराग रखे गए हों, पराग कण रखे रहते हैं, वो पराग कोश कहलाता है। तो इसमें पराग कण रखे रहते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। 90 के सभी समाप्त हो गए। और गा वाला मतलब 10 वाला देखते हैं। 10 का पहला देखते हैं। स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए, यानी इनका अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। स्वपरागण, यह एक ही पादप के 2 पुष्पों में अथवा कायिक जनन द्वारा अन्य पादप के पुष्पों में होता है। स्वपरागण मतलब एक ही पुष्प में, उसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर होगा, पुंकेसर फाड़ करके उसमें ही गिर जाएगा और स्वपरागण हो जाएगा। परपरागण, यह एक ही जात के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार 2 भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। 2 अलग अलग पुष्प होते हैं, पौधों के पुष्प होते हैं जो लैंगिक जनन कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे एक लैंगिक पुष्प होते हैं, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, ठीक। तो इसमें परपरागण पेड़ और इसमें जानवरों द्वारा, कीड़ों मकोड़ों द्वारा होता है ये परागण। स्वपरागण में देखेंगे, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। तो द्विलिंगी होते हैं तभी परपरागण हो पाएगा, स्वपरागण हो पाएगा, क्योंकि उसी फूल का जो पुंकेसर है उसमें से परागकण निकलकर उसी फूल के स्त्रीकेसर पे गिरेंगे, जैसे कि सरसों में होता है। परपरागण में इसमें द्विलिंगी और एक लिंगी कुछ भी हो, सब में चल जाएगा परपरागण। तो फूलों को रस चूसने के लिए मधुमक्खी हर प्रकार के फूलों पे जाती हैं, तो वहाँ पे परपरागण बड़े आराम से वो कर पाती हैं। परपरागण एक लिंगी हो या 2 लिंगी हो, दोनों में चलेगा। तो नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। मतलब जो नर और मादा पुष्प हैं वो अलग अलग पेड़ पौधों पर हों, तब पर भी ये परपरागण हो जाएगा। स्वपरागण में इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं कर लेते हैं। और परपरागण में जैसे आपको पता है कि कीट, वायु, पक्षी, इन सब की आवश्यकता होती है, बिना इसके हो नहीं पाएगा। तो इसमें इसमें परागकणों को अन्य पुष्पों की वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए बाह्य माध्यम वायु, जल, कीट, पक्षी
भौरे जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सब यही काम करती हैं, इसकी आवश्यकता होती है। स्वपरागण में पुष्पों में समकाल परिपक्वता पाई जाती है, अर्थात परागकोश एवं वर्तिका समान समय पर परिपक्व होते हैं। जैसे सदाबहार, मूंगफली, एक ही समय में दोनों परिपक्व होते हैं और उसमें काम मतलब तभी तो हो पाएगा ना, नहीं पता चला पराग का कोष जो है जल्दी फट गया और वर्तिका जो है वो देर में परिपक्व हुई, तो पराग जितने भी परागकण गिरेंगे उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। तो ये दोनों एक समान समय पर होने चाहिए, ज़रूरी होता है। और परपरागण में पुष्पों के भिन्न काल परिपक्वता पाई जाती है, अर्थात पुष्पों का परागकोश तथा वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जैसे सूरजमुखी, गेंदा। तो इसमें अलग अलग टाइमिंग होती है, इसी वजह से तो प्रकृति ने इन्हें दो अलग अलग मतलब परपरागण योग्य बनाया ही है, नहीं तो काम ही नहीं होता इसका। तो इस प्रकार से स्वपरागण और परपरागण आपने देख लिया। अगला है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, जंगलों को हमें क्यों बचाना चाहिए। अच्छा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, मैंने खोजा था, इसका कोई आंसर कहीं सही से मिल नहीं पाया, तो मैं ऐसे मजबानी बता देता हूँ कि जंगलों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने कुछ हाथ से ही लिख दिए हैं। प्राकृतिक संतुलन के लिए वनों की आवश्यकता है, जंगली जानवरों के आवास के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, भोजन की आपूर्ति के लिए, जलों के संचय के लिए इनकी आवश्यकता है। ये तो मेन हेडिंग हम बता दी है। इसमें आप लंबा सा लिख करके थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे तो भर जाएगा, और ये टॉपिक वाइज भी लिख देंगे तो बड़ा बेहतरीन नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देख पाते हैं उसमें कहा गया है स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो सबसे पहले तो आप स्वपोषी पोषण में लिखेंगे वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिखेंगे जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। बस इतना सा लिख देना है, काम हो जाएगा आपका। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, उसमें कहा गया है कि श्वासोच्छ्वास, इसको पढ़ते ही नहीं बनता मुझसे, एवं श्वसन में क्या अंतर है, थोड़ा बताइए इसको। तो अंतर कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, यही आपके अंतर रहने वाले हैं। तो श्वसन है, यह एक अपचयी क्रिया है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और श्वासोच्छ्वास में यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। ये बातें हो गई। श्वसन के लिए यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास, अरे यार जो भी है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर श्वसन अंगों में होती है। श्वसन में इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, और श्वासोच्छ्वास में इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। जो अपन नाक से सांस लेते हैं वो ये वाला है, और जो कोशिकाओं में भोजन का दहन होता है वो ये वाला है श्वसन। ठीक, यही होती बातें। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो कोशिकाओं के अंदर भोजन का दहन होता है जिससे श्वसन हम कह रहे हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो हम सांस लेते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, उसमें केवल हम सांस लेते हैं। ठीक है। श्वसन में इस क्रिया में बाह्य श्वसन अंगों की आवश्यकता भी हो सकती है और नहीं भी, और श्वासोच्छ्वास में इसमें बाह्य श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। देखिए सभी यही अंतर है, आपको समझ में आ गया। जो हम सांस लेते हैं ना नाक से फेफड़ों से, वो ये है, और जो कोशिकाओं के अंदर दहन होता है भोजन का वो ये वाला है। और इसमें एक और प्रश्न दिया गया है कि 11 के काम में यानी कि आप ऊपर वाला करें या फिर ये वाला करें, दोनों में एक ही बात होती है। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हेतु स्त्री केसर की लंब कार्ड का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो वो यह चित्र वो है, वो वाला ये है। तो यहाँ पे देखेंगे पुष्प वृंत है जिस पे फूल टिका होता है, ये बाह्य दल है जिसे काट कर निकाल दिया गया है, और ये पुष्पासन है जिस पे फूल टिका हुआ होता है। उसके बाद ये पूरा एक
अंडाशय, अंडाशय तो नहीं कह सकते हैं, अंडाशय ही कहेंगे। ये जिसमें बीज होते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र, ये पूरा वर्तिका कहलाता है। इसमें परागकण ये गिरे हुए हैं। अब परागकण जो ये गिरे हुए हैं वो अंकुरित हो रहे हैं, ये उसके अंकुर हैं, निकल रहे हैं और उनका अंकुर ये जो बढ़ गया है, इसे परागनली कहा जाएगा, जिसमें से परागकण अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ से होते हुए बीज में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक, और ये अंडा भित्ति है। ठीक, और उसमें बीजांड ये सब हैं और ये अंडाशय हो गया, बाहर वाला कोश। ठीक है, यहाँ पे भ्रूण दिया गया है, भ्रूण कोश है और यहाँ पे कुछ ध्रुवीय केंद्रक बन चुके हैं जब पहुँच गया है और नर अंड समुच्चय ये पहुँचा है, नर युग्मक जो है भैया ये पहुँच रहा है, तो नर अंड समुच्चय और यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक और भ्रूण कोश बन चुके हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसमें आपको हर एक चीज़ याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जितना भी याद रहे उतना बना देना पर्याप्त होता है। और अब जो अगला प्रश्न है वो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दोहरा संचरण और परिवार नियोजन। तो दो क्वेश्चन है, पहले दोहरा संचरण देखते हैं। तो भाई मनुष्य में दोहरा संचरण रुधिर संचरण होता है, तो ये रक्त और रुधिर से संबंधित है। तो यार इसमें लिखोगे कैसे, इतना लंबा सा क्वेश्चन है, आंसर है, मैं हल्का सा बताता हूँ, समझो। तो मनुष्य के दोहरे पास संचरण में हृदय के दाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। आलिंद से यह रुधिर, अशुद्ध रुधिर दाएं नीले में पहुंचता है और दाएं नीले से फिर से यह रुधिर फुफ्फुस चाप द्वारा शुद्ध या ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। और उसके बाद जो शुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है, वह शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है और दैहिक महाधमनी या फिर जो भी लिखा गया है दैहिक महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में वितरित हो जाता है। तो इस पूरे चीज़ को जो हमने बताया यही है दोहरा रुधिर संचरण या फिर दोहरा संचरण। अगला वाला है परिवार नियोजन। तो भाई परिवार नियोजन यानी बच्चों की संख्या को कम रखना। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित या नियंत्रित करने के लिए परिवार को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। जन्म नियंत्रण की दो विधियां होती हैं, एक होती है अस्थायी विधि, ठीक है, और इसमें और दूसरी होती है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में कई चीज़ें होती हैं, अवरोधक विधियां होती हैं, प्राकृतिक विधियां होती हैं, हार्मोनल विधियां होती हैं, रासायनिक विधियां होती हैं। और अस्थायी विधियों में आपकी महिला नसबंदी या फिर पुरुष नसबंदी दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यही है परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है कि इसी में या तो इन दोनों के करें या फिर संतुलित भोजन पर एक विवरण दीजिए या फिर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, जो कि है भैया 4 नंबर की, मेरे ख्याल से ये 4 नंबर की ही है। फिर हम देख पाएंगे संतुलित भोजन पर जो विवरण है, पढ़कर सुनाता हूँ, बस उसी को आपको ध्यान देना है, बस इतना सा काफ़ी है। तो ऐसा आहार जिसमें वे सभी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसमें शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, ऐसे ही भोजन से शरीर का भली भांति पोषण होता है। इससे पर्याप्त शक्ति ताप की उपलब्धि होती है तथा स्वस्थ एवं आयु में वृद्धि होती है। संतुलित आहार में कार्बोज और वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल तथा सभी प्रकार के विटामिन उचित मात्रा में होते हैं, जिससे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। यदि इन खाद्य तत्वों में से किसी एक ही तत्व का सेवन किया जाए तो स्वाभाविक है कि उससे शरीर में अनेक प्रकार की
आवश्यकताओं की पूरी न हो सकेगी, फलतः शरीर धीरे धीरे पूर्ण पोषण न मिल पाने के कारण क्षीण हो जाएगा। भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। इसके ठीक अनुपात में होने के कारण ही हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। अतः विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारे शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। बस इतना सा लिखना पर्याप्त होगा। और अब हम 12वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या मेरे बस का नहीं है। ये वाला हिस्सा देखते हैं अथवा हिस्सा। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बस। परागकण का एक नामांकित चित्र। तो भैया ये रहा परागकण का नामांकित चित्र। तो सबसे पहले बात तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये परागकोश की अनुपृष्ठ काट है, ठीक। और दूसरा वाला जो हिस्सा है ये परागकण का बाहरी संरचना है और परागकण का आंतरिक संरचना। तो आपको परागकण के बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना बना देना चाहिए। इसमें ये बना दीजिए गोला एक और इसमें कांटे निकाल दीजिए, बस हो गया परागकण। फिर उसके बाद इसका अनुप्रस्थ काट। तो बाहरी चोल, ये जो कांटे हैं बाहरी चोल हो जाएगा और जो उसके बाद सफ़ेद वाला हिस्सा है वो अंतः चोल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आखिर में अंत में जनन केंद्र। बस इतना सा बना देना पर्याप्त रहेगा। दूसरा जो इसका हिस्सा है उसमें कहा गया है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। तो बात शुरू करेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना से। तो वृक्क बेहद भी यहाँ पे देखिए पूरा हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो लिखना है वो हम उधर देखेंगे, ठीक। तो भैया बात को समझेंगे पूरे तरीके से कि वृक्क की बाहरी धसी हुई किनारों के मध्य कीप के समान खोखली संरचना होती है जो श्रेणी या पेल्विस कहलाती है। यही भाग प्रायः सखरा होकर मूत्र नलिकाओं का निर्माण करता है। वृक्क के का शेष भाग ठोस तथा दो बाहरी तथा परिधीय भाग वल्कुट एवं भीतरी या केंद्रीय भाग मेड्यूला में बटा होता है, जो चित्र में दर्शाया ही गया है। अलग अलग भाग हैं। अब थोड़ा सा इधर समझेंगे। तो प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडलित तथा सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहलाती हैं। और बस इतना सा काम हो जाएगा, हो गया ना। नेफ्रॉन तो बस यही है, ओके। तो इसमें जो भी समझ में आया सो लिख लेना भाई। और इसमें देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में थोड़ा सा आपको अंतर समझाना है। तो भैया यहाँ पे हम खाद्य श्रृंखला को देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर परस्पर जुड़े होते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला आप लिख दीजिएगा, पेड़ पौधे हिरण शेर खत्म, या फिर पेड़ पौधे टिड्डा मेढक सांप बाज, ऐसा आप लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं। जब अनेक प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो परितंत्र में अंतर संबंधों के रूप में एक जाल की भांति दिखाई देता है। यह जटिल अंतर संबंध को जाल को खाद्य जाल कहते हैं। बस इतना सा काम हो गया। और इसी के साथ यहाँ पे क्रियाकलाप समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बस यहीं पे पेपर ये समाप्त होता है।